Hello friends, so in this example it is given a thermal power plant operates on a regenerative cycle. So basically here a regenerative cycle is given with a single open feed water heater with single open feed water heater as shown in the figure. For the state points shown, the specific enthalpies are H1 is equal to 2800. H1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? H1 जहां से हमने टरबाइन में से स्टीम ब्लेड की थी वो रिप्रेजेंट कर रहा है. सो H1 is equal to 2800 kilojoule per kg is given. H2, which is representing the outlet of the pump here, so that is equals to 200 kilojoule per kg. So H2 is equal to 200 kilojoule per kg. The bleed to the feed water heater is 20% of the boiler steam generation rate. Suppose M is the amount of steam generated through the boiler in kg per second, देन दी कितना टरबाइन में से ब्लीड किया जा रहा है, तो इट इज 20% ऑफ इट. सो यहाँ पर H1 पॉइंट पे जो स्टीम है वो कितनी है एट पॉइंट 1, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टरबाइन में से स्टीम को निकाली जा रही है, तो पॉइंट 1 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टीम ब्लेड थ्रू द टरबाइन. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर कितनी परसेंटेज है, इट इज 20% ऑफ M. Whatever will be the heat generated through the turbine, through the boiler, sorry, the 20% of it is given to the feed water heater. Okay. The specific enthalpy at state 3 is, और मांगा गया है specific enthalpy at state 3 क्या है, ये मांगा गया है. तो अगर आपको पहले से नहीं पता है कि फीड वाटर हीटर का या फिर रीजनरेटिव साइकिल का मेन फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ. देखिए यहाँ पर एक बॉयलर है, बॉयलर का काम है पानी को गर्म करना और स्टीम बनाना. स्टीम कहाँ पर जाती है, फिर स्टीम जाती है टरबाइन के अंदर. टरबाइन के अंदर स्टीम जो भी अपना हाई प्रेशर एनर्जी होती है या हाई टेम्परेचर होता है उसमें से लो प्रेशर एनर्जी एंड लो टेम्परेचर से बाहर निकलती है. इट मीन्स कि टरबाइन में जाके स्टीम की जो प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, जहां से जनरेटर घूमता है. और जनरेटर कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहा है, वो दे रहा है जीबी में, और जीबी से हमारे घर तक आ रही है, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख भी पा रहे हैं. सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द टरबाइन. बट और पहले ये समझ लेते हैं कि टरबाइन के बाद क्या होता है, कि टरबाइन के बाद वो जो स्टीम बची वो कंडेंसर के अंदर जाती है. तो कंडेंसर के अंदर कंडेंस होती है. कंडेंस होना मीन्स भाप में से पानी बनना वापस. सो स्टीम में से कन्वर्ट होके लिक्विड कन्वर्ट होके कंडेंसर में से बाहर आएगी और वो लिक्विड जाएगा पंप में. अब पंप को क्या करना रहता है, अगर फीड वाटर हीटर नहीं दिया गया होता तो पंप को सिर्फ और सिर्फ पानी को सप्लाई करना है बॉयलर के अंदर. बट होगा क्या कि पानी बहुत ठंडा है और बॉयलर में बहुत हीट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. तो इसीलिए फीड वाटर हीटर दिया जाता है बीच में कि पानी जब पंप से बाहर निकले तो उसको पहले हीट कर दिया जाए. और हीट करने से होगा क्या कि पानी को बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी बॉयलर में हीट होने के लिए. सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फीड वाटर हीटर, टू हीट द वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम द पंप आफ्टर कंडेंसर. ओके, और फिर उसको उस हीटेड वाटर को भी पंप के थ्रू बॉयलर में पहुंचाया जाता है. सो दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द फीड वाटर हीटर और बेसिक फंक्शन ऑफ द रीजनरेटिव साइकिल. अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली H3 पॉइंट के लिए मांगा गया है एंथैल्पी. तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो फीड वाटर हीटर है दिखा देता हूं मैं आपको. फीड वाटर हीटर ये रहा, फीड वाटर हीटर.
इसका मैं एक एनर्जी बैलेंस ले लेता हूँ। एनर्जी बैलेंस मीन्स क्या, m इंटू एच, ये एनर्जी इनपुट हो रही है फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 में हमें पता है कि कितना मास फ्लो रेट है, दैट इज 0.2 टाइम्स m। सो 0.2 टाइम्स m इंटू h1, ये मास फ्लो रेट अंदर जा रहा है, ये एनर्जी अंदर जा रही है फीड वाटर हीटर के अंदर। साथ में पॉइंट नंबर 2 पे क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 2 पे अगर यहाँ पर 0.2 मास फ्लो रेट निकाल लिया गया तो बाकी का कितना 0.8 मास फ्लो रेट यहां से निकलेगा। एक्चुअली यहाँ पर इनपुट आ रहा है 1 मास फ्लो रेट 100%, तो 100% में से 20% यहाँ पर निकल गया, ब्लीड हो गया अब पानी को गर्म करने के लिए फीड वाटर हीटर में, और बाकी का जो 80% है वो तो गया कंडेंसर में। अब कंडेंसर से वो गया पंप में, और पंप से वो गया यहाँ पर आउटलेट में पॉइंट नंबर 2 के पास। तो पॉइंट नंबर 2 के पास क्या एंथैल्पी रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी, 0.8 मास फ्लो रेट इंटू H2। ये देखिए दोनों की निशानी कैसी है, ये भी इनपुट हो रहा है और ये भी इनपुट हो रहा है। So these two are input energies and the third one is output energy। अब output में हम क्या लिखेंगे, whether it is 1 or it is 0.2 और 0.8। तो यहाँ से 0.2 आ रहा है, यहाँ से 0.8 आ रहा है, यानी आउटपुट में तो हमें कंप्लीट m मिलने वाला है। 20% यहाँ से आ रहा है, 80% यहाँ से आ रहा है, सो m इंटू H3 इज द आउटलेट। तो यहाँ से इनपुट एंड आउटपुट एनर्जीज को कंपेयर करते हैं। सो इनपुट एनर्जीज क्या क्या है, इनपुट एनर्जी, तो इनपुट एनर्जीज में मैं लिखूंगा 0.2 मास फ्लो रेट इंटू H2 प्लस 0.8 मास फ्लो रेट इंटू 0.2 mass flow rate into H1, this is not H2, it is H1, and 0.8 mass flow rate into H2। ये दोनों इनपुट है और आउटपुट क्या है, इज इक्वल टू आउटपुट। इसको कहते हैं एनर्जी बैलेंस करना। दिस इज वेरी एसेंशियल। अगर आपको कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनर्जी बैलेंस करना आना चाहिए। अगर एनर्जी बैलेंस करना आता है तो एग्जाम्पल बहुत ही इजी बन जाते हैं। एज वेल एज फॉर दी state examinations, okay, in case of thermodynamic subject और power plant engineering subject। तो यहाँ पर हमें m into H3 आउटपुट में मिल रहा है, करेक्ट है, H3 हमें ढूंढना है, तो m कैंसल आउट हो जाएगा सभी जगह से। तो मैं कह सकता हूँ कि 0.2 टाइम्स H1 प्लस 0.8 टाइम्स H2 इज इक्वल टू H3। बस कैलकुलेट कर लीजिए। सो H3 इज इक्वल टू 0.2 इंटू H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू है 2800 प्लस 0.8 टाइम H2 की वैल्यू कितनी है 200। करते हैं कैलकुलेट और फाइंड आउट करते हैं आंसर को। सो दैट इज 0.2 into 2800 plus 0.8 into 200 is equal to 720 किलो जूल पर केजी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सभी देखिए यूनिट्स क्या है, किलो जूल पर केजी में। That's why I written here kilojoule per kg. Okay. So that's it. This is the correct answer. Means answer A is the correct answer here. I hope you get this answer. Thank you. So hello friends, in this example क्या दिया गया है, in a steam power plant operating on a Rankine cycle। तो एक तो यहाँ पर दिया गया है Rankine cycle, और रैंकिन साइकिल क्या होती है, अगर मैं टीएस डायग्राम पे बनाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एंट्रोपी, सैचुरेटेड कर्व बना लेता हूँ, मीन सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड गैसियस। राइट हैंड साइड पे जो कर्व है हाफ पार्ट पे वो दिखा रहा है सैचुरेटेड
गैसियस लाइन, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लाइन है डॉटेड वो दिखा रही है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और जो ऊपर पॉइंट है वो उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 to 2 टरबाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी बॉयलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉयलर कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है, सो 1 to 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बॉयलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 to 3 हमें पता नहीं है कहां पर आएगा, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग assumption कि वेपर रीजन में है, सो पॉइंट 3 नंबर यहां पर है। पॉइंट 3 से पॉइंट 4 के लिए डेटा में लिखा गया है कि इट इज एट सैचुरेटेड गैसियस लिक्विड पॉइंट, सो पॉइंट नंबर 4 की पोजीशन फिक्स है। तो 3 to 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडेंसर, एंड 4 to 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पंप। ओके, सो लिखा है कि स्टीम एंटर्स द टरबाइन एट 4 मेगापास्कल, तो 2 to 3 टरबाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि टरबाइन में एंट्री कहां पर हो रही है। तो यहां पर दिया गया है कि स्टीम एंटर्स द टरबाइन एट 4 मेगापास्कल, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं P2 इज इक्वल टू 4 मेगापास्कल एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड, सो T2 इज इक्वल टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एग्जिट एट अ प्रेशर ऑफ 15 किलो पास्कल। तो 15 किलो पास्कल पे एग्जिट हो रहा है, इट मींस थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टरबाइन का एग्जिट। सो P3 is equal to 15 किलो पास्कल, that is given. Then it enters the condenser and exit as a saturated water. इसीलिए हमने सैचुरेटेड वाटर को कंडेंसर के आउटलेट में रखा है। कंडेंसर का आउटलेट क्या होता है, 3 to 4। 3 to 4 रिप्रेजेंट कर रही है कंडेंसर की प्रोसेस को, 2 to 3 रिप्रेजेंट कर रहा है टरबाइन की प्रोसेस को। 3 to 4 जब कंडेंसर की प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा तो 4 नंबर कंडेंसर का आउटलेट होगा, और आउटलेट में सैचुरेटेड लिक्विड दिया गया है, मींस 100% लिक्विड बाहर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, पंप फीड्स बैक द वाटर टू द बॉयलर। तो पंप वापस कहां दे रहा है, बॉयलर को वाटर वापस दे रहा है। The adiabatic efficiency of the turbine is 90%। जो भी टरबाइन का वर्क हो रहा है यानी बाहर निकलेगा, जो भी मिलेगा इस प्रोसेस से, वर्क डन बाय द टरबाइन, उसका 90% ही वर्क यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि एडियाबेटिक एफिशिएंसी टरबाइन की 90% है। इसका मीनिंग होता है कि 10% हीट बन के वो वर्क बाहर निकल जा रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस मींस जहां पर वर्क हीट इंटरेक्शन ना हो, हीट ना ही अंदर आ सके ना ही बाहर जा सके। द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ वाटर एंड स्टीम्स आर गिवन इन द टेबल। तो टेबल के अंदर हमें स्टीम एट 4 मेगापास्कल एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सैचुरेटेड प्रॉपर्टी, सुपर हीटेड प्रॉपर्टी दी है स्टीम की, और नीचे एक सैचुरेटेड प्रॉपर्टी दी है वाटर एट 15 किलो पास्कल। तो इतना डेटा हमारे पास दिया गया है। मांगा क्या गया है, द नेट वर्क आउटपुट। तो नेट वर्क आउटपुट होगा क्या, नेट वर्क आउटपुट यानी टरबाइन से कितना हमें वर्क मिला, तो वर्क डन बाय द टरबाइन, बट इसके साथ में इसकी एडियाबेटिक एफिशिएंसी भी है, तो उसको मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है हमें। सो दैट इज 0.9, यानी 100% जो भी वर्क टरबाइन करेगा उसमें से 90% वर्क ही हमें मिल पाएगा, माइनस वर्क रिक्वायर्ड बाय द पंप। बस इतना तो फाइंड आउट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्क डन बाय द टरबाइन किस तरीके से मिलेगा, तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि टरबाइन कौन से पॉइंट के बीच में वर्क कर रहा है। तो टरबाइन यहाँ पर वर्क कर रहा है पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के बीच में, इसीलिए वर्क डन बाय द टरबाइन आएगा H2 माइनस H3। आप H3 माइनस H2 भी ले लेंगे तो भी चलेगा। दिमाग में इतना रखिएगा कि जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि ये वर्क डन बाय द टरबाइन है। ओके, ये ख्याल रखना है, बाकी चलेगा। तो मैं जनरली इसको लगता हूं मोड के अंदर, ताकि गलती भी हो जाए तो भी गलती से भी गलती हमसे ना हो। ओके, H2 की वैल्यू कहां से मिलेगी, तो H2 पॉइंट पहले है कहां पर वो जानना होगा। तो H2 पॉइंट है टरबाइन की एंट्री का पॉइंट, टरबाइन एंट्री है ये, टरबाइन की एंट्री यानी बॉयलर की एग्जिट।
तो टरबाइन की एंट्री या बॉयलर के एग्जिट के लिए डेटा में एक चीज दी गई है, दैट इज प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर दिया गया है। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर दिया गया है 4 मेगापास्कल एंड टेम्परेचर दिया गया है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। लिखा है कि टरबाइन एट द स्टीम एंटर्स द टरबाइन। मैं आपको दिखा भी देता हूं हाईलाइट करके, स्टीम एंटर्स द टरबाइन, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हमें डेटा समझना है कि डेटा में कौन से पॉइंट के बारे में बात की गई है। तो H2 की वैल्यू क्या होगी? H2 की वैल्यू इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे H की वैल्यू रहेगी जो यहां पर दिया गया है। H की वैल्यू क्या है? दैट इज 3092.5। देख लीजिएगा टेम्परेचर और प्रेशर क्या है। प्रेशर है 4 मेगापास्कल, टेम्परेचर है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दैट इज 3092.5 किलो जूल पर केजी। H2 तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए H3 की वैल्यू। H3 की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है। मुझे नहीं पता है कि H3 कहां पर है, वेपर रीजन में है, सैचुरेटेड गैसियस लाइन पे है या सुपर हीटेड जोन में है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एज्यूम करूंगा कि वो वेपर रीजन में है। अगर वेपर रीजन में है तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा H3 का? देखिए H के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यहां पर जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है वहां तक का वैल्यू होगा HF और यहां तक का वैल्यू होगा XHFG। अगर हम प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी चार्ट को देखें तो, मोलियर डायग्राम जिसे कहते हैं, तो यहां पर आपको इक्वेशन मिल पा रहा होगा कि H3 मींस, पहले तो H3 पॉइंट्स कौन से प्रेशर लाइन पे है? H3 रिप्रेजेंट कर रहा है टरबाइन का आउटपुट। तो टरबाइन का आउटपुट कहां पर है? डेटा में दिया गया है कुछ क्या? तो जी हाँ, दिया गया है। कहां पर है? एग्जिट एट द प्रेशर ऑफ 15 किलो पास्कल। तो टरबाइन का आउटपुट तो है 15 किलो पास्कल पे, ये बात तो तय हो गई। तो यहां पर हमें 15 किलो पास्कल को ध्यान में रखते हुए बात करनी है। टेम्परेचर नहीं है कुछ, बस इतना ही डेटा है। तो क्या करेंगे हम? तो यहां पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया, H3 इज इक्वल टू 15 किलो पास्कल पे HF की वैल्यू प्लस XHFG की वैल्यू। अब होता क्या है, HFG की वैल्यू और HF की वैल्यू वो निकाल लेते हैं। HF की वैल्यू क्या आएगी? 15 किलो पास्कल पर HF की वैल्यू देखते हैं। 15 किलो पास्कल पर HF की वैल्यू है 225.94 225.94 किलो जूल पर केजी। ओके, और HFG की वैल्यू क्या है? HFG की वैल्यू है Hg माइनस HF की वैल्यू एट 15 किलो पास्कल। तो वो कितनी रहेगी? दैट इज इक्वल्स टू, Hg की वैल्यू है 2599.1, सो 2599.1 माइनस 225.94, which is nothing but equals to 2599.1 minus 225.94, that is equals to 2373.16 किलो जूल पर केजी। अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, H3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो H3 की वैल्यू आएगी यहाँ पर H3 इज इक्वल टू HF। HF की वैल्यू है 225.94 प्लस X इंटू 2373.16। अब हमारे पास X की वैल्यू नहीं है, तो X की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? X की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। वो क्या है कि 2-3 प्रोसेस है वो एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 2-3 प्रोसेस जो टरबाइन की है वो एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मींस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, S2 इज इक्वल टू S3। अब इससे क्या होगा? S2 इज इक्वल टू S3 हो गया, तो S3 का भी इसी तरीके से तो इक्वेशन बनेगा। यहां पर जैसे हमने H3 का बनाया, तो S3 का इक्वेशन क्या बनेगा? SF प्लस XSFG। परफेक्ट। S2 इज इक्वल टू S3 है, ध्यान रखिएगा S2 इज इक्वल टू S3 है। तो SF की वैल्यू कहां से निकालनी है? एट पॉइंट नंबर 3। चलिए निकालते हैं। SF की वैल्यू क्या आएगी एट पॉइंट नंबर 3?
SF की वैल्यू एट पॉइंट नंबर 3 है 0.7549 0.7549 किलो जूल पर केजी केल्विन। एंड एक्स SFG की वैल्यू क्या है? SFG की वैल्यू आपको पता अब चल गया होगा कि SG माइनस SF करना होता है, तो SG माइनस SF करते हैं, विच इज 8.0085 माइनस 0.7549 which is equals to 7.254 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये इसकी वैल्यू आ गई SFG की। यहाँ पर पुटअप करेंगे, S3 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? S3 की वैल्यू होगी S2 जितनी, S2 यानी सेकंड नंबर का पॉइंट। सेकंड नंबर का पॉइंट मीन्स टरबाइन की एंट्री का पॉइंट। टरबाइन की एंट्री के पॉइंट पे क्या वैल्यू है एंट्रोपी की? टरबाइन की एंट्री यानी 4 मेगापास्कल एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां पर एंट्रोपी की वैल्यू है 6.5821। तो यहां पर मैं लिखूंगा 6.5821 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये सारी वैल्यूज यहां पर हम पुटअप करेंगे। सो 6.5821 जिसको मैंने S3 की जगह पर पुटअप किया इज इक्वल टू SF की जगह पर मैं लिखूंगा 0.7549 प्लस x HFG की जगह पर लिखूंगा 7.254। अब हमें x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर क्या मिल रही है x की वैल्यू? तो मैं करूंगा 6.5821 minus 0.7549 divided by 7.254, so that is equals to 0.80। ये वैल्यू आ रही है x की। अब x की वैल्यू हम कहां पर पुटअप करेंगे? H3 के इक्वेशन में। तो H3 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? यहाँ पर x की जगह पर 0.8 पुटअप कर दीजिए। सो द वैल्यू ऑफ H3 इज 225.94 प्लस 0.8 into 2373.16, ये वैल्यू आ रही है। सो दैट इज इक्वल्स टू 2124.47 किलो जूल पर केजी। ये वैल्यू 2124.47 किलो जूल पर केजी वैल्यू आ रही है H3 की। यानी हमारे पास वर्क डन बाय द टरबाइन मिल गया। अब हमें वर्क डन और वर्क रिक्वायर्ड बाय द पंप चाहिए। तो पंप की प्रोसेस कौन कौन से पॉइंट के बीच में है? 4 to 1 के बीच में। यहाँ से पंप को वर्क मिलता है। और जब भी रैंकिन साइकिल के अंदर आपको पंप का वर्क फाइंड आउट करना होगा तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, H1 माइनस H4 भी ले सकते हैं, मगर H1 माइनस H4 वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, H1 की वैल्यू नहीं मिलेगी और H4 की वैल्यू अवेलेबल नहीं रहेगी। H4 की वैल्यू तो हालांकि अवेलेबल है, बट H1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगी, क्योंकि P1 की वैल्यू हमारे पास P1 की एंड टेम्परेचर T1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। P1 की तो वैल्यू है। P1 की वैल्यू किस तरीके से है? P1 इज इक्वल टू P2। बॉयलर की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो P1 इज इक्वल टू P2 है। तो प्रेशर तो है हमारे पास 4 मेगापास्कल, बट टेम्परेचर नहीं है। किस टेम्परेचर पे एंटर हो रहा है बॉयलर में, तो उसी की वजह से H1 नहीं मिलेगा। तो H1 नहीं मिलेगा तो क्या हम ऑप्शन यूज करेंगे? WP इज इक्वल टू VF4। VF4 क्यों लिया? कंडेंसर का आउटलेट इनटू क्या लेंगे हम? P1 माइनस P4। तो ये क्या हो गया? V इंटू DP। V इंटू DP इक्वेशन हो गया। तो चलिए देखते हैं कि इससे क्या आंसर आ रहा है। VF4 4 पॉइंट है 15 किलो पास्कल पे, तो 15 किलो पास्कल पे VF की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.001014। सो इट इज 0.001014 एंड कितना है प्रेशर? तो 4 मेगा पास्कल प्रेशर है P1 का, तो उसको किलो पास्कल में लेते हैं। तो 4 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल माइनस P4 की वैल्यू क्या है? दैट इज 15 किलो पास्कल, तो 15 ही रखते हैं यहाँ पर। देखते हैं आंसर क्या आता है। 0.001014 into 4000 minus 15, so that is 4.04 किलो जूल पर केजी वर्क इज रिक्वायर्ड। चलिए नेटवर्क आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। तो नेटवर्क आउटपुट इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको कहा था, टरबाइन वर्क। टरबाइन का वर्क क्या होगा? H3 माइनस H2
तो H3 माइनस H2 लेते हैं, H3 की वैल्यू तो ये रही, और H2 माइनस H3 लेते हैं। ओके, H3 माइनस H2 करो, मोड कर दो उसका, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। H2 है 3092, तो दैट इज 3092 पॉइंट है क्या कुछ 0.5 माइनस H3 की वैल्यू है 2124.47, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.9 के साथ क्योंकि टरबाइन की एफिशिएंसी है 0.9, माइनस पंप का वर्क माइनस कीजिए 4.04 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 3092.5 माइनस 2124.47 multiply by 0.9 and minus 4.04 is equal to 867.18 किलोजूल पर केजी। तो 860 के अराउंड आंसर आ रहा है। देखते हैं कि सही आंसर दिया गया है कि नहीं। जी हाँ, दिया गया है। सो 860 इज द करेक्ट आंसर हियर। तो ना ही सिर्फ इस क्वेश्चन ने आपको रैंकिन साइकिल को अच्छी तरीके से समझने में मदद की है, बट किस तरीके से डेटा को एनालाइज करना है, किस तरीके से स्टीम टेबल को यूज करना है, वो भी समझाया है। जिन लोगों को भी स्टीम टेबल का यूज करना नहीं आता है, उनके लिए रिकमेंड है कि आप इन डेटा को देख के एक बार सैचुरेटेड टेबल को भी देखिए। सैचुरेटेड के साथ साथ सुपर हीटेड टेबल को भी देखिए। सुपर हीट टेबल को भी एनालाइज करना आना चाहिए। और कभी भी एज्यूम मत करना, यहाँ से सीखने को क्या मिलता है इस एग्जांपल से, कभी भी एज्यूम मत करना कि पॉइंट नंबर 3 टरबाइन का एग्जिट वो सैचुरेटेड गैसियस लाइन पे होगा। अगर आपने इस तरीके से एज्यूम किया तो वो आपकी बड़ी गलती रहेगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लस कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। तब तक के लिए सी यू सून। आराम से पढ़िए, जितना पढ़ रहे हो उसका फ्लो बना के रखिए और स्टीम टेबल का यूज करना सीख जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।